ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंटीमेट रिलेशनशिप जो है वो कब तक अवॉइड करना चाहिए। मिल्क सिक्रीशन होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, 9th मंथ शुरू हो गया है तो क्या हम कैस्टर ऑयल ले सकते हैं, किस साइड पे हमें लेटना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। मेरी आज की वीडियो स्पेसिफिकली उन क्वेश्चंस के बारे में है जो कि बहुत सारी ख़वातीन या तो पूछने से झिझकती हैं, हिचकिचाती हैं, या उनके मेन कंसर्न्स बेसिकली वही क्वेश्चंस होते हैं। तो आज चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला है कि क्या मैं प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज कर सकती हूँ? जी हाँ, यू कैन इवन रन अ मैराथन ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। तो ऐसा कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि आपने प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज नहीं करनी या आपने प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट नहीं करना। मैं पहले एक बेड रेस्ट पे भी स्पेसिफिकली एक वीडियो बना चुकी हूँ कि बेड रेस्ट इज़ नॉट गुड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बल्कि आप जितना मोबिलाइज होंगी, जितना आप मूव अबाउट करेंगी, उतना ज़्यादा आपके बेबी को ब्लड सर्कुलेशन जाएगी और बेबी की हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट आते हैं, डू आई हैव टू ईट फॉर टू, यानी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या मुझे 2 लोगों के लिए खाना है? जी नहीं, आपको सिर्फ अपने लिए खाना है। ये एक ऐसी मिसकंसेप्शन है जो कि पेशेंट को खुद तो होती है, उसके आसपास वालों को भी ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि तुम प्रेग्नेंट हो, बस खाई जाओ। मसला ये है कि आपको जो टोटल वेट गेन करना है अपनी प्रेगनेंसी में, दैट शुड बी नॉट मोर देन 12 kg। अगर आपका वजन 12 kg से बढ़ जाएगा जब आप प्रेग्नेंट हुए और जिस दिन आप डिलीवर हुए, इस पीरियड में आपका टोटल वेट गेन जो है 12 kg होना चाहिए, और अगर उससे ज़्यादा है तो आपको पुट ऑफ करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। और इस 12 kg से ज़्यादा अगर आपका वेट है तो इसका मतलब है आपने बहुत एक्स्ट्रा खाया है और ये वेट आपने खुद अपने ऊपर चढ़ाया है, बिकॉज प्रेगनेंसी रिलेटेड जो वेट चढ़ेगा वो सिर्फ इतना ही चढ़ता है। और अगर आप अपनी डाइट के बारे में कॉन्शियस नहीं होंगी, आप बहुत इंटेलिजेंटली अपना फूड नहीं लेंगी, जंक लेंगी, सोडाज लेंगी, शुगर लेंगी, तो डेफिनेटली आपका वेट 12 kg से बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और डिलीवरी के बाद आपको उसको पुट ऑफ करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई आई एम ऑलवेज फिटीग्ड। अच्छा जी, इसमें जो इस क्वेश्चन को मैं इस तरह से आंसर करूंगी। ऑब्वियसली आप अब एक ट्रांजिशन से गुजर रही हैं। आप एक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो रोलर कोस्टर राइड पे हैं कि कभी आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छे मूड में हैं, कभी आपको लगेगा आपको बहुत डिप्रेशन हो रहा है, कभी स्ट्रेस हो रहा है, कभी थकावट हो रही है। तो दीज आर ऑल ड्यू टू हार्मोन्स। सेकेंडली ये है कि आपके अंदर जो पैदा होने वाला बच्चा है वो आपकी हर चीज़ अपने अंदर समेट रहा है। आपकी चाहे वो एनर्जी है, चाहे वो आपकी न्यूट्रिशन है, चाहे वो आपका पीस ऑफ माइंड है। उसकी वजह ये है कि आपकी बॉडी का फोकस जो है, सेंटर ऑफ अटेंशन जो है, इस वक्त आपका पैदा होने वाला बच्चा है। So all your nutrients, all your energy, that is all going towards your baby। तो इस वजह से आपको ऐसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा fatigued हैं। इसके लिए जो आप बेस्ट एक कर सकती हैं, जो एक पॉस्चर, एक मूव है, वो ये है कि जब आप लेटती हैं तो आप अपने पैरों के नीचे 2 तकिए रखें। अपना जो लेग्स का लेवल है उसको बॉडी से थोड़ा सा ऊंचा रखें। उससे ये होगा कि जो ब्लड सर्कुलेशन है दैट विल कम टूवर्ड्स योर हेड, और उससे आपको ये जो डिजीनेस और ये लो फीलिंग है ये काफ़ी हद तक आपकी उससे बेहतर हो जाएगी। बहुत से लोगों को पीरियड्स क्रैम्प रहते हैं और वो ये कहते हैं कि जो उनकी पीरियड्स की डेट थी उन्हीं दिनों में उनको पीरियड्स क्रैम्प होते हैं। और क्या ये डेंजरस है? ये बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। ये वो बेसिकली एक फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है कि आपका यूट्रस जो है वो साइज में ग्रो कर रहा है। तो जब वो ग्रो करता है तो आपको एक स्ट्रेच पड़ती है, एक खिंच पड़ती है, उसकी वजह से आपको ये क्रैम्प्स फील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे बच्चे की हरकत कब महसूस होनी चाहिए? अच्छा, ये एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है जो वेरी करता है बिटवीन डिफरेंट प्रेगनेंसीज। यानी कि अगर तो किसी की फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो उनको 6 मंथ में जाके मूवमेंट फील होती है, जबकि एक नॉर्मल जो एक रूटीन है, जो एक नॉर्मल लेमैन डिस्कशन है, उसमें वो कहते हैं जी 5वें महीने में अगर आपको हरकत महसूस नहीं हो रही तो इसका मतलब है बेबी में कोई प्रॉब्लम है। सो ऐसा कुछ नहीं है। जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है उसमें मूवमेंट आपको 6 मंथ में फील होती है, यानी कि 20 वीक्स के बाद। अगर सेकेंड प्रेगनेंसी है तो यही मूवमेंट 17 to 18 वीक्स में फील होना शुरू हो जाती है, और अगर आप थर्ड प्रेगनेंसी पे जाते हैं तो इवन 16 यानी 4th मंथ में भी ये आपको मूवमेंट फील हो सकती है। और ये मूवमेंट कैसी होती है? इट इज जस्ट लाइक अ फ्लिकर। जैसे अगर आप पानी में हल्का सा हाथ
इस तरह से करेंगे तो जो एक मूवमेंट पानी में आएगी ना वो आपको फील होगी। इट इज नॉट लाइक कि जैसे आपने मूवीज में देखा है कि मूवमेंट होती है तो औरत पूरी तरह से हिल जाती है, इट्स नॉट लाइक दैट। ये बस एक छोटा सा फ्लिकर होता है जो आपको क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपको इसका एक्सपीरियंस नहीं होता, तो फोर्थ मंथ में या अर्ली फिफ्थ मंथ में आप उसको नोटिस नहीं करते। लेकिन एज द टाइम पासेस, जैसे जैसे आपको प्रेगनेंसीज होती हैं तो आप क्योंकि उसको एक्लेमेटाइज हो चुके होते हैं, उस मूवमेंट का आपको पता चल चुका होता है, तो फिर आप उसको बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अच्छा जी, फिर ये है कि मुझे हर वक्त प्रेशर और पेन रहता है। अच्छा, इसका एक जो साइंटिफिक, मैं अगर आपको साइंटिफिकली इसको आंसर करूं, यूट्रस का जो वेट है वो है 70 ग्राम्स, जो कि प्री प्रेगनेंसी है, और ये 1 केजी तक ग्रो करता है। कहाँ 70 ग्राम, और जब प्रेगनेंसी आप फुल टर्म हो रही होती है तो इसका वेट 1 केजी तक चला जाता है। नॉर्मली ये 5 ml तक का जो फ्लूइड है इसके अंदर आ सकता है, लेकिन एक फुल टर्म प्रेगनेंसी में 2 लीटर्स तक का फ्लूइड इस यूट्रस में आ सकता है। तो आप खुद इमेजिन कीजिए, इतने साइज से इतना बड़ा जब साइज होगा तो ऑब्वियसली पेट तो वही है, इंटरनल ऑर्गन्स तो वही हैं, तो जब इसका साइज बढ़ेगा तो वो अपने जो नेबरिंग ऑर्गन्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उन पे वेट डालता है। अब ये वेट आगे आगे ब्लैडर जो है वो यूट्रस के आगे होता है, ब्लैडर पे वजन जाता है, पीछे रेक्टम पे जाता है, आपकी थाइस पे जाता है, बैक में जाता है, और जैसे जैसे यूट्रस ग्रो करता है आपके लंग्स पे और आपके स्टमक पे इसका प्रेशर पड़ता है। सो दिस इज बिकॉज यू आर नर्चरिंग अ बेबी इनसाइड यू, जो कि ग्रो कर रहा है। तो जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ होती है वैसे ही आपको ये सिम्टम्स फील होना शुरू होते हैं, एंड दिस इज ऑल नॉर्मल। मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा एक बात कहती हूँ कि अगर तो आप इसको एक डिजीज के तौर पर लेंगे, एक बीमारी समझेंगे, तो आप कभी भी इसको अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय नहीं कर सकेंगे। आप इसको एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना के तौर पे लीजिए। मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हैं कि आप अपनी प्रेगनेंसी में किस तरह से ईज के थ्रू अपने 9 मंथ्स गुजार सकते हैं, एंड आई एम श्योर मेरे जो पेशेंट्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि थ्रू आउट मैं उनको ये बताती रहती हूँ कि क्या चीज़ आपके लिए कंफर्टेबल है और किस चीज़ को आपने इस तरह से लेकर चलना है कि आपको कोई डिस्कम्फर्ट ना हो। नेक्स्ट चलते हैं कि एक मुझे क्वेश्चन आया था कि मिल्क सिक्रीशन होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब जो मिल्क सिक्रीशन है वो कई दफ़ा 7th मंथ में शुरू हो जाती है, व्हेन इट्स 7th मंथ प्रेगनेंसी, तो ये नॉर्मल है। उसकी वजह ये है कि ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन और प्रोलैक्टिन, दो हार्मोन्स होते हैं बॉडी में जो कि मिल्क की प्रोडक्शन करते हैं, तो कई दफ़ा वो बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं, उनकी सिक्रीशंस जल्दी होना शुरू हो जाती हैं, तो 7th मंथ में ही ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीट होने लग जाता है। लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि इसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है कि अगर 7वें माह में माँ को दूध आ रहा है तो आगे फर्दर जो है उसकी मिल्क प्रोडक्शन कम होगी या बच्चे के दूध जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगा, तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नेक्स्ट आते हैं जी, मुझसे एक और जो क्वेश्चन किया जाता है वो ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंटीमेट रिलेशनशिप जो है वो कब तक अवॉइड करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि किसी भी टाइम पे विद इन 9 मंथ्स इंटरकोर्स के लिए कोई अवॉइडेंस की एडवाइस नहीं है, अनलेस कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जैसे कि अगर किसी का प्लेसेंटा प्रीविया यानी प्लेसेंटा नीचे को है, किसी को प्री टर्म लेबर के जो है वो उसके रिस्क पर है, या किसी को इन्फेक्शन है, कोरियोअमनिनाइटिस जिसको कहते हैं, तो ये वो कंडीशंस हैं जिन पे हम उनको कहते हैं कि आप इंटीमेट रिलेशनशिप को अवॉइड करें। अदरवाइज देयर इज नो एडवाइस ऑन द अवॉइडेंस ऑफ दिस रिलेशनशिप। एक और जो बहुत फेवरेट क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि जी 9th मंथ शुरू हो गया है तो क्या हम कैस्टर ऑयल ले सकते हैं। प्लीज़ मेरी इस वीडियो के थ्रू आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कैस्टर ऑयल ना लें। उसकी वजह क्या है? क्या आपने सोचा है कि कैस्टर ऑयल क्यों लिया जाता है, या जब कैस्टर ऑयल लिया जाता है तो क्या होता है? जब आप कैस्टर ऑयल लेते हैं तो आपको लूज मोशन आता है या आप स्टूल पास करती हैं, तो क्या उसका असर बच्चे पे नहीं होगा? क्योंकि वो तो एक आपके एक स्मूथ मसल पे उसकी एक्टिविटी हो रही है। उससे ये होता है जब आप कैस्टर ऑयल लेते हैं आपकी तो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी बढ़ती है, उससे आपके बच्चे की इंटेस्टाइन की मोटिलिटी भी बढ़ जाती है और बच्चा पेट के अंदर मोशन कर देता है, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है।
अगर वो उस मोशन को इंजेस्ट करता है या वो डिलीवरी के बाद उसको इनहेल कर चुका होता है, तो ये बच्चे की लाइफ के साथ बहुत एक हैजर्डस स्टेप है जो आपने लिया होता है। कैस्टर ऑयल कुछ नहीं करता, कैस्टर ऑयल का कोई रोल नहीं है आपकी लेबर को एक्सेंचुएट करने में या कुछ करने में, बट इट हैज नेगेटिव इफेक्ट्स। सो प्लीज मार्क माई वर्ड्स, आपने 9th मंथ में कैस्टर ऑयल, देसी घी, कोई भी इस तरह की चीज स्पेसिफिकली जस्ट फॉर द इंडक्शन ऑफ लेबर पेन्स नहीं लेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक है कि लाई ऑन विच साइड, कि किस साइड पे हमें लेटना चाहिए। इस पे मैं डिटेल से भी एक वीडियो करूंगी, लेकिन फॉर दिस शॉर्ट वीडियो इस पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितना ज़्यादा आप अपने लेफ्ट साइड पे लेटेंगी उतना ज़्यादा आपके बेबी को जो ब्लड सप्लाई है वो अच्छी मिलेगी और उसकी ग्रोथ बेहतर होगी। आई होप दीज वर द क्वेश्चंस जो कि मुझे आए, जिनको मुझे था कि मैं एक वीडियो में कलेक्टिवली आंसर करूं। आपके और भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। मैं नेक्स्ट एक और वीडियो करूंगी जिसमें मैं ऑफ एंड ऑन आपके इन क्वेश्चंस को आंसर करती रहूंगी। थैंक यू।